हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट करीम। आप देख रहे हैं लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। हम सभी की ज़िंदगी में रुपए पैसों के लेन देन के संबंध में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होता रहता है, चाहे किसी बिजनेस के सिलसिले में हो या व्यक्तिगत संबंधों के चलते किसी को उधार दिया गया हो या किसी से उधार लिया गया हो। अक्सर होता क्या है कि उधार लेन देन के संबंध में जब किसी को पैसा दिया जाता है या कोई माल दिया जाता है उधार, तो उस वक्त जो व्यवहार होता है लोगों का वो दूसरा होता है, लेकिन जब उसको लौटाने का वक्त आता है तो लोग टालने लगते हैं। बहुत करीबी से करीबी संबंधों में भी हम ये देखते हैं कि अगर किसी को रुपए उधार दे दिए हैं या किसी माल के संबंध में किसी बिजनेस के सिलसिले में अगर कोई भुगतान करना है तो उस भुगतान को वापस करते समय लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं और उसको टालने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर लेन देन बिजनेस से संबंधित है वहाँ पर अक्सर भुगतान या तो नगद किया जाता है या जो ऑनलाइन माध्यम है, आजकल डिजिटल माध्यम है, उसके जरिए किया जाता है या फिर चेक के माध्यम से किया जाता है। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों के चलते उधार का लेन देन होता है, वहाँ पर लोग चेक के माध्यम से भी भुगतान करते हैं और नगद और दूसरे तरीकों से भी भुगतान करते हैं। अक्सर जब कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें जब चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है और चेक बाउंस हो गया है, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चेक बाउंस होने के कितने समय के बाद नोटिस भेजना चाहिए और नोटिस भेजने के कितने समय के बाद मुकदमा करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। हालात जब ऐसे बन गए हों कि चेक बाउंस का मुकदमा करने का समय खत्म हो चुका है, अक्सर होता क्या है कि आम लोगों को जिनको कानून की जानकारी नहीं है उनको यह पता नहीं होता है कि चेक बाउंस करने के बाद मुकदमा करने की एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है। ऐसी स्थिति में लोग जब जिनके द्वारा चेक दिया जाता है उनसे बात करते हैं कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो लोग कुछ ना कुछ समय दे देते हैं कि 10 दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, मैं उसको दोबारा दे दूंगा पैसे को। इस वजह से लोग इंतजार करते रहते हैं और चेक का टाइम निकल जाता है। तो ऐसे मामलों में जहां पर चेक बाउंस का केस करने का टाइम लिमिट समाप्त हो चुकी है, वहां पर हम किस तरीके से मुकदमा करें और अपने पैसे को कैसे प्राप्त करें। दूसरा, अगर किसी को व्यक्तिगत तरीके से लोन दिया गया है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, तो उस स्थिति में हम किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करें, इन दोनों मसलों को आज के वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो वहां पर कानूनी रास्ता क्या है, कौन सी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो वीडियोज अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। जो साथियों, अगर बैंक द्वारा चेक बाउंस कर दी गई है और चेक बाउंस करने के बाद समय से नोटिस नहीं भेजा गया या समय से नोटिस भेज दिया गया है 1 महीने के अंदर, उसके बाद समय से मुकदमा दाखिल नहीं किया गया, तो सेक्शन 142 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कहता है कि अगर चेक बाउंस का मुकदमा कोर्ट में दाखिल करने में विलंब हो गया है तो विलंब के कारणों को अगर आप कोर्ट को बता देंगे और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपके केस को एडमिट कर लेगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर कोर्ट ने आपके पास कोई विलंब का ऐसा कारण नहीं है जिसको आप कोर्ट में बता पाए और कोर्ट सेटिस्फाइड हो पाई, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में अपने उस पैसे को वसूलने के लिए जो उधार दिया गया है या किसी बिजनेस के सिलसिले में दिया गया है, उस पैसे को वसूलने के लिए आप उस व्यक्ति पे पहली कार्रवाई कर सकते हैं, सिविल की कार्रवाई, रिकवरी का मुकदमा। और सिविल की कार्रवाई करने के लिए 3 साल का समय होता है। हाँ दोस्तों, विद इन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन आप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिविल की कार्रवाई किसी सिविल कोर्ट में जाकर के कर सकते हैं। दूसरा, फौजदारी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्रिमिनल केस, सेक्शन 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 417 आईपीसी चीटिंग और सेक्शन 420 आईपीसी। दोस्तों, इस तरीके से इन 3 धाराओं के अंदर 406, 417, 420 के तहत आप उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो कोर्ट में जाकर कंप्लेंट केस कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चेक बाउंस का मुकदमा करने का समय समाप्त हो चुका है तो इस तरीके से आप क्रिमिनल कार्रवाई उस व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं।
दूसरी जो बात थी कि जहां पर उधार लेन देन हुआ है व्यक्तिगत संबंधों के चलते, उसका किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि अदालत बिना सबूतों के, बिना एविडेंसेस के किसी भी केस को में हम जीत नहीं सकते। अदालत में कानून नहीं मानता है। उस स्थिति में हमें अपने उस दोस्त से, उस व्यक्ति से जिसके साथ हमने लेन देन किया है, कुछ इस तरीके का वार्तालाप करें, फोन के जरिए, ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कुछ ऐसा वार्तालाप करें जहां पर कि हमारे ट्रांजैक्शंस की बात उस व्यक्ति के द्वारा एडमिट कर ली जाए, पैसे लेने की बात उस व्यक्ति के द्वारा एडमिट कर लिया जाए। किसी न किसी तरीके का हम सबूत जरूर तैयार कर लें जो आगे कोर्ट में काम आएगा। अब एक सवाल यहां पर उठता है कि क्या इन सबूतों की केस को दाखिल करते समय जरूरत है? नहीं दोस्तों, केस दाखिल करते समय बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आपसे उधार लिया है, कोई सबूत आपके पास नहीं है और वह आपका उधार नहीं दे रहा है, किसी तरीके की कोई लिखा पढ़ी नहीं है, तब भी आप एक पुलिस को एप्लीकेशन दीजिए। पुलिस को एप्लीकेशन देने के बाद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो कोर्ट में कंप्लेन केस दाखिल कर दीजिए। कंप्लेन केस क्या होता है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से कंप्लेन केस करके आप उस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं और अपना उधार लिया हुआ पैसा जो डूब चुका था उसको वापस पा सकते हैं दोस्तों। तो यह है आपके सामने कानूनी रास्ता, जिन कानूनी रास्तों को अपना करके आपका जो पैसा डूबने जा रहा था उसको आप वापस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।